हेलो दोस्तों, ऑर्बिटल केमिस्ट्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रीतेश मौर्य। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट के आयंस में ठीक है कलर कैसे दिखाई देता है या फिर वो कलर होगा कि नहीं होगा, इन सब के बारे में। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, अगर कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि डी ब्लॉक के आयंस के पास कलर क्यों पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? बताओ। आप बताओगे कलर ड्यू टू, हाँ बताइए, डी डी ट्रांजिशन। किसकी वजह से? डी डी ट्रांजिशन। कभी और सुनाइए। ठीक है, डी डी ट्रांजिशन। ठीक है। और बताया गया यहाँ पर डी डी ट्रांजिशन होने की वजह से ये कलर देते हैं। इसको मैं एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, पहले भी मैंने कई बार बताया, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। 1 2 3 4 एंड 5 डी के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल होता है। और आपको पता है जब इसके पास कोई लिगेंड्स आता है, क्या आता है? लिगेंड आता है, तो ये क्या हो जाता है? डिसोसिएट हो जाता है दो पार्ट में, T2Z और EZ में। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ, T2Z और EZ में। ठीक है, ये डिसोसिएट हो जाता है। अब मान लिया कि यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आपको पता है डी डी ट्रांजिशन कब होता है? जब वहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था ट्रांजिशन एलिमेंट उसी को कहा जाएगा जहाँ पर D1 to D9 कॉन्फिग्रेशन हो। जिंक नहीं होता था, मरकरी कैडमियम नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते नहीं थे, तो डी डी ट्रांजिशन होता नहीं था। तो डी डी ट्रांजिशन होने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर है। अब बताया गया कलर आता है, क्यों आता है? मान लिया यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और हमने क्या किया, यहाँ पर एनर्जी देना शुरू किया, लाइट देना शुरू किया। अब ये क्या करेगा बताओ? ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, एब्जॉर्ब करके क्या करेगा? ये जंप करेगा, जंप करके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मान लिया यहाँ पर आ गया। और आपको पता है जब यहाँ पर, यहाँ से जंप करके यहाँ पर जा रहा है, तो वो क्या करता है? जो लाइट हमने दी है उसको, ठीक है, जो भी लाइट दिया है, तो उसमें एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, इसको एनर्जी देते हैं, लाइट देते हैं, तो ये क्या करता है? उसके एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और जब पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और जंप करता है, लेकिन उसी दौरान क्या करता है? एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को इमिट भी करता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उसका कंप्लीमेंट्री कलर कहा जाता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जंप करेगा, और क्या करता है? एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को क्या करता है? इमिट करता है। ठीक है, इसको क्या करता है? यहाँ पर इमिट करता है, इस वाली लाइट को वो एब्जॉर्ब करता है। और ये जो लाइट इमिट करता है जिस वेवलेंथ की, ठीक है, अगर विजुअल रीजन से बिलोंग करता है तो हमें क्या दिखाई देगा? आप बताओगे, उसी की वजह से आपको कलर दिखाई देता है। तो एक सिंपल सा यहाँ पर था, एक बार फिर से आप समझो क्या होता है डी डी ट्रांजिशन। क्वेश्चन तो एक सिंपल शब्दों में ऐसे पूछ लिया जाएगा, क्यों होता है, तो आप बताओगे ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए होता क्या है, कैसे कलर आ रहा है, तो आपको याद रखना है कि जब उसके पास कोई लिगेंड गया, ये स्प्लिट कर गया T2J और EZ में, मान लिया इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वह जैसे ही एक लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, तो लाइट में तो बहुत सारी वहाँ पर वेवलेंथ चलती हैं, तो उसमें किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और क्या करता है? जब वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उस दौरान वो लाइट को इमिट भी करता है। ठीक है, और जिस लाइट को इमिट करता है वही लाइट हमारी आंखों पर पड़ता है, और उसी की वजह से हमको क्या दिखाई देता है? कलर दिखाई देता है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये यहाँ से यहाँ पर जा रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डी डी ट्रांजिशन। तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये चीज़ें आ गई। अब आपको यहाँ पर और क्या ध्यान रखना है, कैसे पता चलेगा ये कलर देगा कि नहीं देगा? तो आप बताओगे, अगर कहीं पर भी कलर्ड कंपाउंड की अगर बात करते हैं, ठीक है, उसके लिए क्या कंडीशन है? कलर्ड कंपाउंड होगा कि नहीं होगा, कलर्ड आयन होगा कि नहीं होगा? तो वहाँ पर याद रखना है D1 to D9 कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, D1 to D9 कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो सब के सब क्या हो जाएंगे? कलर्ड हो जाएंगे। और अगर हमसे पूछा जाए तो कलरलेस कब होगा? ठीक है, कलरलेस कब होगा? कलरलेस कंपाउंड या फिर कलरलेस आयन कौन होगा? आप बताओगे D1, D0 और D10। D0 या फिर D10 का कॉन्फ़िगरेशन आया, ठीक है, वो सब के सब क्या हो जाएंगे? कलरलेस हो जाएंगे। सिंपल सा पॉइंट था यहाँ पर। ठीक है, आप कैसे पहचानोगे? ये तो यहाँ पर प्रोसेस हो गया, आप नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक लाइन पता होना चाहिए, डी डी ट्रांजिशन। हाँ, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कुछ कंपाउंड दे दिया जाए, पूछा जाए कि बताओ कौन कलर्ड होगा कौन कलर नहीं होगा, तो आपको जहाँ पर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है उसके आयंस का, अगर D1 to D9 के बीच का कोई भी कलर आपको वहाँ पर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, तो सबके सबको आपको तुरंत कलर बताना है। और अगर D0 या फिर D10 का कॉन्फ़िगरेशन आया, तो आपको उसको क्या करना है? वहाँ पर कलरलेस कंपाउंड के बारे में आपको कहना है वो कलरलेस होगा। चलिए, आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड। ठीक है, चार ऑप्शन, SI SC 3+, ZN 2+, FE 3+, TI 4+ है।
ठीक है, यहाँ पर इतने लोग दिए गए और आपसे पूछा गया कि आप बताओ इसमें से कौन ऐसा है जो कलर्ड है। तो हमको तो क्या करना पड़ेगा, सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो हम लोग इसको जल्दी से यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन को चेक करते हैं। अब बताओ अगर स्केडियम की बात करते हैं, ठीक है, स्केडियम, तो सबसे पहले उसका एटॉमिक फॉर्म का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। स्केडियम का लास्ट में क्या होगा, 4s3d, आप खुद बताओ, ठीक है, 2 1, ठीक है। लेकिन स्केडियम 3+ की अगर हम लोग बात करते हैं, स्केडियम 3+ की अगर बात करते हैं तो बताओ क्या हो जाएगा, कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 2 यहाँ से निकालोगे, 1 यहाँ से निकालोगे, निकाल दिया, तो बताओ क्या आ जाएगा यहाँ पर, 4s0 3d0। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर D0 या फिर D10 का कॉन्फ़िगरेशन आया, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, कलरलेस। तो आपका पहला ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है, तो कलरलेस निकला, ठीक है। ये तो ए वाला ऑप्शन था। बी वाले के पास चलते हैं हम लोग यहाँ पर, और बी वाले के केस में देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर Zn2+ है, तो सबसे पहले हम लोग जिंक को देखते हैं। जिंक 30 होता है, लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s3d। अब बताओ कि 4s2 3d 10 आता है, और जैसे यहाँ पर Zn2+ को हम लोग देखेंगे तो अब बताओगे 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला होगा, यहाँ से 4s से पहले निकाला जाता है, वहीं से निकाल दिया। तो अब बताओगे 4s0 3d 10, बताओ क्या होगा, कलर की कलरलेस, 3d हो या फिर 3d 10 हो, वो सब के सब क्या हो जाते हैं, कलरलेस हो जाते हैं। तो ये भी कलरलेस हो गया। चलिए सी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। सी ऑप्शन में बताएगा Fe3+, तो सबसे पहले Fe का देख लेते हैं, 26 होता है, ठीक है। इन सबका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ठीक है, एग्जाम में दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। 3d 4s2 3d, ठीक है, 4s के ऊपर कितना 2, 3d के ऊपर कितना 6, ठीक है। ये तो इसका एटॉमिक फॉर्म हुआ। आयन फॉर्म की बात करते हैं, Fe3+ की बात कर रहे हैं, Fe3+। तो अब बताओ 3+ है तो कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, अब बताओगे 2 यहाँ से निकाल दिया और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो क्या आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, आप कहोगे 4s0 3d5। बताओ कलर होगा कि कलरलेस होगा। मैंने बताया था केवल 2 ही केस में कलरलेस होगा, जब 3d0 हो और 3d10 हो। यहाँ पर क्या है, 3d5 है, तो इस कंडीशन में आप बताओगे ये क्या हो गया, आपका ऑप्शन सही है, कौन सा, सी वाला, ये हो गया कलर्ड, ठीक है। हम लोग जब इतना देख चुके हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, डी वाले ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। टाइटेनियम की बात है, टाइटेनियम कितना होता है, 22, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ले। अब बताओगे 4s2 और 3d भी 2, ठीक है। आपसे कहा गया 4+ के लिए बताओ, Ti4+, तो कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 4s से निकाल दिया, चलिए अब भी 2 और निकालना है, 3d से निकाल दिया, सबके सब इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्या आया 4s0 3d0। 3d0 का कॉन्फ़िगरेशन क्या बताना चाहता है, कहता है कि मैं भी कलरलेस हूँ। समझ में आया कैसे निकाला जाएगा कलर्ड कलरलेस कंपाउंड। अगर 3d0 या फिर 3d10 है तो ये कलरलेस होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी मिल जाता है तो आप बताओगे वहाँ पर क्या हो जाएगा, कलर्ड कंपाउंड होगा। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं इसके कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आपसे ये पूछा जाएगा, ये इसकी जो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ होती है डी ब्लॉक एलिमेंट, बहुत बार सुने होंगे डी ब्लॉक एलिमेंट बहुत ही अच्छे कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। लेकिन सवाल ये आता है क्यों ये बहुत ही अच्छे कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। तो उसके लिए आप क्या बताओगे, यहाँ पर आप बताओगे ड्यू टू मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या करते हैं, ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। मल्टीपल ऑक्सीडेशन नंबर और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी रखते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छे कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। जैसे कुछ कैटलिस्ट का मैंने यहाँ पर एग्जांपल बताया, जो कि आपकी एनसीईआरटी में लिखा गया, वो यहाँ पर लिखा गया। जैसे V2O5 की बात करते हैं, ठीक है, V2O5 की बात करते हैं तो V2O5 का यूज़ होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मेशन में, और कौन से प्रोसेस के दौरान, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। V2O4 का कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज़ होता है, H2SO4 के प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है। ऐसे अगला हम लोग बात करते हैं, अगर पाउडर्ड आयरन हो, आयरन का पाउडर फॉर्म हो, ठीक है, बहुत ही छोटा छोटा पाउडर टाइप का हो, इसका पार्टिकल छोटा छोटा, तो वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है, और आपको पता है ये तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, अमोनिया प्रिपरेशन में, ठीक है। अमोनिया के फॉर्मेशन में प्रोसेस का नाम होता है हेबर प्रोसेस द्वारा अमोनिया का बनाना, ठीक है। उस दौरान वहाँ पर आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। आपको पता है मॉलिब्डेनम भी अगर यूज़ कर लेते हैं तो प्रमोटर का काम करता है, ये तो आपको पता है। चलिए यहाँ पर निकल की बात करते हैं। अगर निकल का यूज़ करते हैं तो आपको पता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑर्गेनिक में पढ़े हो, ठीक है, एल्काइन और एल्कीन से एल्केन का बनाना, ठीक है। वहाँ पर क्या हो जाता है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहा जाता है। और वहाँ पर केवल निकल नहीं, आपको और कौन कौन सा मिला होगा, प्लेटिनम पैलेडियम भी मिलता है, ठीक है। तो ये आपको पता है। फिर यहाँ पर बात करते हैं जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, ठीक है, TiCl4AlCH3 का होल थ्राइस, और इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, बताया गया पॉलीमेराइजेशन ऑफ इथाइलिन एंड बिनाइल सब्सटेंसेज। सब इथाइलिन का पॉलीमेराइजेशन करते हैं, ये भी आपको कहाँ पर मिलेगा, इथाइलिन का पॉलीमेराइजेशन पॉलीइथीन के फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। फिर कोई बिनाइलिक कंपाउंड है उसका पॉलीमेराइजेशन करते हैं, तो वहाँ पर जिगलर नट्टा कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। और ये आपको
कोऑर्डिनेशन में शायद मिला होगा। ठीक है, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पीटी और ईआर का। अगर हम लोग मिक्सचर लेकर के चलते हैं तो ये बताया गया ओस्टवॉल्ड प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। वहाँ पर क्या किया जाता था, अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके एनओ बना दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है, कैटलिस्ट और उसका इंडस्ट्रियल यूज़ क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक दो और है, उसको भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए यहाँ पर अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। बताइए, अगर PdCl2 की बात करते हैं, ये क्या करता है, एक कैटलिस्ट है। इसका काम क्या होता है बताइएगा, हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन टू इथेनॉल। जब इथाइन को ऑक्सीडाइज करके हम लोग एल्कोहल तक पहुंचाना चाहते हैं, मतलब कि इथेनॉल, तो उस कंडीशन में PdCl2 एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। फिर बात करते हैं निकल कॉम्प्लेक्स की, और निकल कॉम्प्लेक्स का यूज़ यहाँ पर बात करते हैं एल्काइन के पॉलीमराइजेशन। अभी मैंने आपको बताया था जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, वो क्या करता था, इथाइन या फिर विनाइल कंपाउंड का क्या करता था, पॉलीमराइजेशन करता है। और यहाँ पर कौन है, ठीक है, एल्काइन है। एल्काइन का पॉलीमराइजेशन कौन कर रहा है, निकल कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम लोग थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि जो एनसीईआरटी में आपके दिया गया है। बताया गया अगर आयरन थर्ड की बात करते हैं, वो क्या करता है, रिएक्शन करता है कुछ ऐसे। ठीक है, कैटलिस्ट को समझाने के लिए यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल बताया गया आयरन थर्ड कैटलाइजेस द रिएक्शन बिटवीन द आयोडीन एंड पर सल्फेट आयंस। देखो, ये पर सल्फेट आयन हुआ, ये आयोडीन हुआ। ठीक है, आयरन थर्ड इसको कैटलाइज करता है। ठीक है, I माइनस को I2 में कन्वर्ट कर देता है, और S2O8 पर सल्फेट आयन को क्या करता है, SO4 माइनस क्या होता है, सल्फेट आयन। ठीक है, पर सल्फेट को सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है, आप कहेंगे I माइनस को I2 में कन्वर्ट कर देता है। अब कैसे करता है, इसका प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है। प्रोसेस में बताया गया सबसे पहले Fe3+, ये क्या करता है, यहाँ पर जो I माइनस आपको दिखाया गया, इससे रिएक्शन करता है। इससे रिएक्शन करता है तो यहाँ पर क्या करेगा, अपने आप को चेंज कर लेता है +2 ऑक्सीडेशन नंबर में, और इसको उठा के पहुँचा देता है कहाँ पर, माइनस से +2, इसको ऑक्सीडेशन कर देता है। फिर अगले स्टेप में ये जो Fe2+ बना हुआ है, Fe2+, ये क्या करता है, पर सल्फेट के ऊपर एक्ट करता है। ठीक है, पर सल्फेट आयन के ऊपर एक्ट करता है, और अपने आप को एक बार फिर से कहाँ पर पहुँचा देता है, Fe3+ में, और पर सल्फेट को पहुँचा देता है Fe, यहाँ पहुँचा देता है SO4 2 माइनस में सल्फेट आयन। तो यहाँ पर एक प्रोसेस बताया गया आपके एनसीईआरटी में कि आयरन थर्ड क्या करता है। ठीक है, आप बताओगे पर सल्फेट को सल्फेट में पहुँचा देता है, I माइनस को I2 में पहुँचा देता है। उसका प्रोसेस यहाँ पर ये दिखाया गया है। और आपको ये तो पता है कैटलिस्ट का काम क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन को बहुत ही ज़्यादा रेट से करा सकता है या फिर उसके रेट को घटा सकता है। यहाँ पर हम लोग मेनली जो पढ़ते हैं वही पढ़ते हैं जहाँ पर रेट को बढ़ा देता है। ठीक है, और एक चीज़ और ये खास बात होती है कैटलिस्ट की, रिएक्शन के इनिशियल और फाइनल में उसमें आपको कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। ना तो रिएक्शन के दौरान वो खर्च होता है, ना तो उसके स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन आता है। तो यहाँ पर हम लोग आयरन थर्ड लेकर के चले थे, और यहाँ पर लास्ट में भी आपको आयरन थर्ड मिल जाता है। ये इसका वर्क हो गया यहाँ पर कैटलिस्ट का। चलिए अगली प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पर देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड का भी फॉर्मेशन करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट। वो कैसे होता है इसको मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पर इनका खुद का क्या हो जाता है, खुद की अपनी एक लैटिस होती है। जैसे सॉलिड स्टेट में आप देखते हैं वहाँ पर खुद की एक पैकिंग होती है। वैसे मान लिया यहाँ पर कोई ऐसे हैं, कोई भी मेटल्स है, कुछ ऐसे वहाँ पर पैकिंग चल रही है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको ऐसे समझा रहा हूँ। ऐसे मान लिया ऐसे कुछ वहाँ पर पैकिंग, ऐसे वहाँ पर ऐसे पैकिंग चल रही है। ठीक है, यहाँ पर मेटल्स, यहाँ पर जो मैंने आपको यहाँ पर सर्कल दिखाया है सब मेटल है। अब इसी के बीच बीच में आपको यहाँ पर गैप दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो गैप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, एटम के बीच बीच का जो खाली जगह रह जाता है, ठीक है, इसको हम लोग या फिर वॉइड कहते हैं या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर इनकी ऐसी पैकिंग हो और इस खाली जगह में जा करके कोई छोटे छोटे एटम, क्योंकि ज़्यादा बड़ा तो नहीं होता है यहाँ पर, जगह ज़्यादा तो नहीं रहती, बहुत ही कम जगह होता है, तो कम जगह है तो वहाँ पर बड़ा कंपाउंड, कोई बड़ा एटम तो नहीं बैठ पाएगा, कोई छोटा ही एटम जा करके बैठ सकता है। ठीक है, वो जा करके यहाँ पर इनके इंटरस्टिशियल स्पेस में जा करके बैठ जाता है, और इंटरस्टिशियल स्पेस में बैठने की वजह से ये जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं उसी को हम लोग यहाँ पर इंटरस्टिशियल कॉम्प्लेक्स या फिर कोई इंटरस्टिशियल कंपाउंड के नाम से जानते हैं। अब सवाल आता है, यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया है, जो ये गैप में लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, ये कौन हो सकता है। आप कह सकते हैं ये बहुत ही स्मॉल एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं, वेरी स्मॉल एटम्स हो सकते हैं। जैसे जैसे कि आपके एनसीईआरटी में बताया, वो हाइड्रोजन भी हो सकता है, कार्बन हो सकता है, या फिर वो नाइट्रोजन हो सकता है। ठीक है, यही आकर के क्या कर जाते हैं, मेटल के बीच की जो खाली जगह होती है उसी में जाकर के बैठ जाते हैं और बना लेते हैं यहाँ पर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। और बताया गया कुछ इंटरस्टिशियल कंपाउंड का यहाँ पर एग्जाम्पल बताया गया है, जैसे कि
TiC हो गया, ठीक है, Mn4n हो गया, Fe3H हो गया, VH 0.56 हो गया, और यहाँ पर बताया गया है आपके एनसीईआरटी में TiH 1.7, ठीक है। ये सब इंटरस्टिशियल कंपाउंड, जैसे Ti था यहाँ पर, ठीक है, Ti का अपना खुद का वहाँ पर रहा होगा लैटिस, उसके बीच में कौन जाके बैठ गया, कार्बन। मैग्नीज का अपना खुद का लैटिस था, उसमें नाइट्रोजन जाकर उसके स्पेस में बैठ गया। आयरन के बीच में जाके हाइड्रोजन बैठ गया, ठीक है। यहाँ पर वेनेडियम के बीच में हाइड्रोजन बैठ गया, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर के छोटे छोटे स्पेसेस में जाकर के कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये जाकर के वहाँ पर उस छोटी सी जगह पे उस जगह को एक्यूपाई कर ले जाते हैं और बना देते हैं, यहाँ पर इंटरस्टिशियल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। देखो अब प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। मान लिया इंटरस्टिशियल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया, अब उसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कैसे चेक करते हैं, बताया गया यहाँ पर क्या क्या, कि जैसे कि बताया गया अगर इसके हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, मैं यहाँ पर आईसी लिख दे रहा हूँ, इंटरस्टिशियल कंपाउंड का क्या हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट प्योर मेटल से ज़्यादा होता है, ठीक है। प्योर मेटेलिक फॉर्म जब था वो, और जब वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना चुका है, अगर आपसे पूछा जाए किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, आप बताओगे प्योर से ज़्यादा होता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट। फिर बात करते हैं हार्डनेस की। अगर आपसे पूछा जाए हार्डनेस के बारे में बताओ कौन ज़्यादा हार्ड होगा, तो आप खुद बताओ कौन सा ज़्यादा हार्ड होता है। सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, आप देखोगे वहाँ पर दिखेगा। हार्डनेस की बात करते हैं तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या हो जाता है, ये ज़्यादा हार्ड होता है इन कंपेरिजन टू प्योर मेटल, ठीक है। कुछ लोग तो यहाँ पर बताया गया बोराइड्स, कुछ बोराइड्स ऐसे होते हैं जो डायमंड की तरह हार्डनेस रखने लगते हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पर। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्या ये मेटेलिक कंडक्टिविटी रखते हैं कि नहीं, बताओगे कि हाँ, रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, ये अपने मेटेलिक कंडक्टिविटी को बना करके रखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर इंटरस्टिशियल बन गया तो उसकी वजह से इनकी मेटेलिक कंडक्टिविटी कम हो जाएगी या फिर ख़त्म हो जाएगी, नहीं, उनकी मेटेलिक कंडक्टिविटी बनी रहती है, ठीक है। और बताया गया एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो केमिकली क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं कि इनर्ट होते हैं, तो आपको याद रखना है वहाँ पर दे आर केमिकली इनर्ट, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, वो क्या होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं,